अभी हम लोग पढ़ेंगे एकदम प्योर थियोरेटिकल चैप्टर है ये। सर ये बचा है सर शायद पढ़ा दिए तो फिर स्टेटमेंट है, डेरिवेशन थ्रो है, तब और क्या। जीरो जो आता है हाँ, जीरो हो जाता है किसी भी क्लोज सरफेस का नेट मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे लिखो कॉज ऑफ मैग्नेटिज्म इन मैटर। अलग अलग बहुत सारा cause। हाँ, पूरा अभी बहुत चीज़ बताएंगे, उसको लिखाएंगे भी, पूरा लिखने वाला काम करना होगा, ठीक ना। इसमें भी ऐसे ही होगा चैप्टर, मतलब कहीं कोई फार्मूला डेरिवेशन कुछ नहीं है, सिर्फ लिखने वाला काम करना होगा। इसी में पढ़ाएंगे मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ये पूरा लिखने वाला काम करना होगा। अभी देखते हैं, उसमें भी पॉइंट दिया हुआ बहुत सारा कहीं। नया वाला में भी सर हाँ हाँ, तब और क्या, कहीं पर फार्मूला ही नहीं, सब दो तीन को फार्मूला है, सब लिखना है। पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक, ये यही पढ़ाना है, चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। पैरा, फेरो, ठीक है, और डाई। तो उससे पहले मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, ठीक है, पहले पढ़ना होगा। कॉज ऑफ मैग्नेटिज्म इन मैटर, मतलब कोई भी मटेरियल जो होता है उसमें मैग्नेटिज्म का प्रॉपर्टी क्यों होता है, ठीक ना, वो पढ़ना है, ठीक ना। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी मटेरियल हो, चाहे वो मैग्नेटिक मटेरियल हो या नॉन मैग्नेटिक मटेरियल हो, बनता है किससे? एटम से बनता है। दुनिया में हर चीज़ एटम से बनता है, ठीक ना। और एटम के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, जिसमें उसका टोटल मास कॉन्सेंट्रेटेड होता है और पॉजिटिव चार्ज भी होता है, ठीक ना। और एटम उस न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन डेफिनेट पथ पे रिवॉल्व करता है और खुद अपने आप भी स्पिन करता है। नहीं, ये पढ़े होगे केमिस्ट्री में। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रिवॉल्व भी करता है और खुद स्पिन करते हुए रिवॉल्व करता है, ठीक ना। मतलब ये ऐसे नहीं घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है। जैसे अर्थ होता है। हाँ, अर्थ जैसे स्पिन भी करता है, स्पिन करता है तो डे नाइट होता है, और रिवॉल्व करता है तो ईयर होता है, ठीक ना। तो सेम ऐसा ही काम है इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक ना। ये जितना भी चीज़ है अर्थ पे, मतलब यूनिवर्स में, एटम का बना है तो एटम में ये अंदर होता है, पता है, ठीक ना। तो अब देखो, कॉज ऑफ मैग्नेटिज्म, मतलब कोई भी सब्सटेंस में मैग्नेटिज्म कब शो होगा, उसका रीजन क्या है, वो पढ़ना है, ठीक ना। बहुत ही बढ़िया चीज़ बताने जा रहे हैं। ये मान लो एटम का न्यूक्लियस हो गया, और ये इसके चारों ओर बहुत सारा ऑर्बिट होगा। हर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन किसी में दो रहता है, वो तो SPDF केमिस्ट्री बता देता है क्या रहेगा, नहीं। अब मान लो ये एक ऑर्बिट है, इसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ठीक ना। तो रिवॉल्व कर रहा है, मान लेते हैं इस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज, ठीक ना। क्लॉकवाइज बार बार करेगा, लेकिन अभी तक जो हम लोग फिजिक्स पढ़े हैं उसमें हम लोग यही पढ़े हैं कि इलेक्ट्रॉन अगर डेफिनेट पथ में मूव करता है तो कहते हैं करंट है वहाँ पे। क्या है? इलेक्ट्रॉन जा रहा है, आ रहा है, गया, आ गया, इधर उधर भाग गया, तब करंट नहीं करता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स अगर एक डायरेक्शन में मूव करता है तो तब कहलाता है कि यहाँ पे करंट है। वही नहीं पढ़े थे ड्रिफ्ट वेलोसिटी में, इलेक्ट्रिक फील्ड देते थे, सब इलेक्ट्रॉन इधर मूव करने लगता था, कहते थे इलेक्ट्रॉन, ठीक ना। तो न्यूक्लियस के अंदर जितना भी सेल्स होता है, मतलब ऑर्बिट्स होता है, हर ऑर्बिट्स में जो भी इलेक्ट्रॉन्स होता है, जैसे ये एक नंबर इलेक्ट्रॉन है, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ज़िंदगी भर एंटी क्लॉकवाइज ही घूमेगा, ठीक ना। ऐसा थोड़ा कि एक चक्कर मारा एंटी क्लॉक दूसरा क्लॉक, ऐसा तो नहीं होता है, ठीक ना। प्रॉपर्टी बदल जाएगा कि एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा एटम का, दुनिया में कुछ रहेगा ही नहीं, ठीक ना। जैसे ये ऑर्बिट खत्म हुआ, न्यूक्लियस इम्बैलेंस हो जाएगा, सब चीज़ खत्म, ठीक है। तब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के अंदर क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, मतलब डेफिनेट डायरेक्शन हो गया, भले ही सर्कुलर पथ है लेकिन डेफिनेट डायरेक्शन हो गया। तो डेफिनेट डायरेक्शन हो गया मतलब इस इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण करंट है। क्या है यहाँ पे कहेंगे? करंट है, मतलब हर ऑर्बिट में क्या है? करंट है, ठीक ना। समझ गए? इलेक्ट्रॉन अगर ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो वो एक परफेक्ट डायरेक्शन, एक यूनिक डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन का यूनिक डायरेक्शन में मूवमेंट कहलाता है यहाँ पे करंट एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये अगर ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है
तो करंट का डायरेक्शन क्या होता है? अपोजिट डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन होता है। तो हम यहाँ पे मान के चलेंगे इलेक्ट्रॉन, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन, हालांकि इसमें बहुत सारा इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो इस इलेक्ट्रॉन के कारण करंट का फ्लो क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब देखो कितना अच्छा ये पथ है। कैसा पथ है? ओपन या क्लोज्ड? क्लोज्ड पथ है। इसमें क्या फ्लो कर रहा है? करंट। तो क्लोज्ड पथ में जब करंट फ्लो करता है तो करंट कैरिंग लूप हो गया। करंट कैरिंग लूप हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड होगा। मैग्नेटिक फील्ड होगा तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा। मैग्नेटिक फील्ड होगा मतलब करंट कैरिंग लूप हो गया। ठीक ना, करंट कैरिंग लूप हो गया। तो हम पढ़ चुके हैं अभी तक पिछले चैप्टर में कि जहाँ भी करंट कैरिंग लूप होगा उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा मतलब वो मैग्नेट की तरह काम करेगा। ठीक ना, लेकिन ऐसा तो हर एटम के पास होता है, ऐसा तो हर एटम के पास होता है ना। तो ऐसा हर एटम के पास होता है तो इसका मतलब जो भी चीज़ है सब मैग्नेट है। हमारे शरीर में भी क्या है? एटम है। बेंच, टेबल, कुर्सी, मोबाइल सब में मतलब एटम है। तो एटम है तो सब में मैग्नेटिज्म मतलब सब के आसपास मैग्नेटिक फील्ड है। तो सबके आस मैग्नेटिक फील्ड है तो क्या हम कोई मैग्नेट को लाएंगे बेंच में, खींचेगा? नहीं खींचता है। कुछ ही मटेरियल है जो इसको अट्रैक्ट करता है। तो जो चीज़ एक मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है कहते हैं हाँ उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। ठीक ना, लेकिन यहाँ पे चूँकि एटम के हर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है जिसके कारण से एक करंट कैरिंग लूप जनरेट होता है और उसके कारण फिर यहाँ पे क्या डेवलप होगा? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक ना, तो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। तो जहाँ मैग्नेटिक फील्ड होता है वहाँ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है। ठीक ना, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m बराबर पढ़ाए हैं, हाँ 2m है। ठीक ना, बड़ा अच्छा है याद करने का। ठीक ना, तो अब देखो होता क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन, ये भी पढ़े होगे कि मतलब किसी सेल में 2, 6, 8 ऐसे करके रहता है इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन, SPDF इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। तो अगर एक सेल का सब सेल होता है तो जैसे एक सेल में 2 सब सेल है तो एक इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है दूसरा क्या होगा? एंटी क्लॉक। ये सब पढ़े होगे केमिस्ट्री में, पेयर्ड बोलते हैं। केमिस्ट्री का भी सर केमिस्ट्री में पढ़े होगे, इतना फिजिक्स वाला भी थोड़ा जानता है। ठीक ना, तो बोलता है। अब ज़्यादा पूछने लोगों को थोड़ा बता पाएंगे या बताएंगे, जानते भी हैं तो नहीं बताएंगे जो कि केमिस्ट्री का पोर्शन है। ठीक ना, ये पढ़े हो ना केमिस्ट्री में कि सेल्स के पास क्या होता है? सब सेल्स होता है। जैसे KLMN, तो K हो गया पहला सेल, उसका 2 सब सेल होगा। हाँ 10th में 11th में भी पढ़े होगे केमिस्ट्री, अगर पढ़े होगे तो 11th में भी रहता है एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक ना, SPDF। ठीक ना, तो S में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन होगा तो दोनों एक ही पथ में घूमेगा थोड़ो, तब तो टक्कर उक्कर हो जाएगा। ठीक ना, वो 2 अलग अलग सब सेल में घूमेगा। ठीक ना, हाँ जो भी हो, बहुत सारा एलिमेंट्स या बहुत सारा मैटर ऐसा है जिसके पास जो एटम से बना है उसमें इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहता है। क्या रहता है? अनपेयर रहता है। मतलब सब सेल फिल है, पता चला एक लास्ट सेल में जो है अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। क्या है? अनपेयर। तो अब देखो ये पता चल गया कि हर इलेक्ट्रॉन के घूमने के कारण करंट होगा। करंट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड होगा। मैग्नेटिक फील्ड होगा तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा। ठीक ना, तो अब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा तो उसको हम इस चैप्टर में रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे, क्योंकि जानते हैं अगर ये करंट है ऐसे फ्लो कर रहा है, अगर ये करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक ना, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर हो जाएगा? मतलब मैग्नेटिक डायपोल किधर हो जाएगा? ऊपर नहीं, M बताए थे ना। नहीं, वो तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट नहीं, अरे करंट देखो ना ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे अंगूठा ऊपर जा रहा है तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट किधर होगा? ऊपर होगा। ठीक ना, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है। मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे तो इसका ऐसे हो जाएगा। ठीक ना, कोई दिक्कत? नीचे कौन सा पोल हो जाएगा? साउथ, ऊपर नॉर्थ। ठीक ना, तो इस चैप्टर में मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इस सिंबल से। ठीक ना, ये नीचे वाला हो गया साउथ, ऊपर वाला हो गया नॉर्थ। कोई दिक्कत? ठीक ना, तो हर इलेक्ट्रॉन जो सेल में रोटेट कर रहा है उसका अपना अपना क्या होगा? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा ना। ठीक है, तो अब
मान लो कोई ऐसा मटेरियल है जिसमें जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन्स है वो या तो पेयर्ड होगा या अनपेयर्ड होगा। क्या होगा? या तो पेयर्ड होगा या अनपेयर्ड, ठीक ना। तो जिस मटेरियल में इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन पेयर्ड होगा, पेयर्ड जैसे पहला सेल में 2, दूसरा में 6, ऐसे कुछ कर रहता है, किसी में कम हो जाता है तो उसको क्या बॉन्डिंग करना पड़ता है। बॉन्डिंग करना पड़ता है तो उससे क्या हो जाता है, उसका सारा कॉन्फ़िगरेशन फुलफिल हो जाता है, ठीक ना। बॉन्डिंग को क्यों करता है? कॉन्फ़िगरेशन फुलफिल करने के लिए, ठीक ना। तो मतलब जो पेयर होता है वो अनपेयर पेयर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक ना। तो अगर कोई एटम जिसमें इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है, क्या है, जैसे हीलियम, ठीक ना, ये हीलियम एक एग्जांपल ले लिए, और भी बहुत कुछ है, ठीक ना। इनर्ट गैस में पेयर रहता है इसलिए परा रहता है, ठीक ना। खाने पीने का सब चीज़ मिला हुआ है, काहे के लिए दुनिया घूमने जाएगा कोई आदमी, ठीक ना। यही सब सुविधा मिल जाए तुम लोगों को, ठीक ना। ग्राउंड व्राउंड सब दे दे, पढ़ना लिखना एकदम छुट्टी मिल जाए, ठीक ना। एकदम मार लैपटॉप आईफोन फोन सब, ठीक ना। शाम में एकदम नाच गान सब चल रहा है, खाना भी एक नंबर मिल रहा है, आदमी कुछ करेगा? इनर्ट गैस का वही काम है, सब चीज़ उसको मिल जाता है, ठीक ना। लोएस्ट एनर्जी में काम चलाता है। तो हीलियम का क्या होता है? 2 होता है शायद, 2 ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन होगा तो देख लो, ये पढ़े हो गए, एक ऐसे एक ऐसे, ठीक ना। मतलब एक क्लॉक वाइज घूमेगा तो एक क्या होगा? एंटी क्लॉक वाइज। तो एक क्लॉक वाइज एक एंटी क्लॉक वाइज, 2 ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो एक क्लॉक वाइज घूमेगा तो मान लो एक क्लॉक वाइज घूमेगा तो उसका डायपोल, ठीक है। दूसरे का एंटी क्लॉक वाइज अगर घूमेगा तो उसका डायपोल ऐसे हो जाएगा, ऐसे ही ना होगा? कोई दिक्कत? 2 पेयर इलेक्ट्रॉन है, ठीक ना। 2 पेयर इलेक्ट्रॉन है तो अगर किसी सेल में पेयर इलेक्ट्रॉन है तो एक का डायपोल अगर ऊपर बनाएंगे दूसरे का क्या हो जाएगा? डायपोल वेक्टर है तो नेट डायपोल क्या हो जाएगा बोलो? 0 हो जाएगा, ठीक ना। ऐसा 1-2 मटेरियल या बहुत सारा मटेरियल होगा, बहुत सारा मटेरियल होगा। तो बहुत सारा मटेरियल जो भी अर्थ पे है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? पेयर्ड है, क्या है? तो उसका नेट डायपोल क्या हो जाएगा? 0। नेट डायपोल, चूँकि हर इलेक्ट्रॉन का डायपोल मोमेंट होगा। केमिस्ट्री की बात हम नहीं ला रहे हैं, ठीक ना। केमिस्ट्री हम इन ही नहीं करेंगे, हम क्या बोल रहे हैं? मटेरियल बोल रहे हैं, एलिमेंट नहीं बोल रहे हैं, ठीक ना। कोई भी मटेरियल जिसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या है? पेयर्ड है, तो उसका डायपोल जो भी होगा इलेक्ट्रॉन्स के, ठीक ना। अब से इसको हम लोग क्या एक चीज़ और बता देते हैं, अब से हम इसको जो बोल रहे थे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, उसको एटॉमिक डायपोल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्योंकि एटम के अंदर हो रहा है ये, तो अब एटॉमिक डायपोल बोलेंगे, लिखाएंगे अभी सब। एटॉमिक डायपोल बोलेंगे मतलब समझ जाना है इलेक्ट्रॉन का डायपोल मोमेंट, ठीक है। तो अब ये हीलियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों का एटॉमिक डायपोल एक दूसरे को क्या कर देगा? कैंसिल कर देगा। तो एटम का नेट डायपोल कितना? तो एटम का नेट डायपोल 0। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होगा, डायपोल मैग्नेटिक डायपोल होता है तब ना। मैग्नेटिक डायपोल कब होगा? जब मैग्नेटिक फील्ड होगा। मैग्नेटिक फील्ड होता है तभी ना बोलते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मैग्नेटिक डायपोल। तो जब मैग्नेटिक डायपोल ही नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड होगा उस मटेरियल के पास, बोलो। मैग्नेटिक फील्ड अगर कुछ न कुछ होगा तो वहाँ मैग्नेटिक डायपोल होगा ही होगा। लेकिन यहाँ नेट मैग्नेटिक, इंडिविजुअली भले ही मैग्नेटिक डायपोल है, लेकिन नेट एटम का डायपोल कितना? मतलब नेट एटम का मैग्नेटिक फील्ड होगा या नहीं होगा? 0 होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं तो वो सब्सटेंस मैग्नेटिज्म शो करेगा? नहीं करेगा। तो धरती पर या पूरा यूनिवर्स में वैसा सब्सटेंस जिसका नेट मैग्नेटिक डायपोल या नेट एटॉमिक डायपोल कितना हो? 0 कहलाता है डायमैग्नेटिक। क्या कहलाता है? डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। हाँ, नेट डायपोल एटॉमिक डायपोल अगर 0 होगा तो उसके आसपास किसी भी तरह का मैग्नेटिक फील्ड डेवलप नहीं होगा, जबकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। हाँ, इस तरह के सब्सटेंस को बोला जाता है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। नहीं कर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। ओके, समझ गए? हाँ, डायमैग्नेटिक है। हाँ, ये भी डायमैग्नेटिक है, समझ गए? ये एलिमेंट नहीं ना है, ये तो
अब हम ये नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कुछ ऐसा चीज, कंपास लाएंगे, कंपास अगर डिफ्लेक्ट करेगा तो मैग्नेटिज्म होगा, ठीक ना। कंपास अब मान लो यहाँ पे है, कुछ ऐसा सब्सटेंस है दूर में, पता चला ये इसको नहीं करने दे रहा है, वो ज़्यादा इंटेंसिफाई कर रहा है, तो इसका प्रभाव देखने नहीं मिल रहा, हो सकता है ये मैग्नेटिज्म शो कर रहा हो, ये हम लोग डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। हम जनरल बात बताए कि कोई भी मटेरियल जिसके ईच एटम का एटॉमिक डायपोल कितना होगा, 0, वो सब लिखाएंगे। अभी हम समझाएं थ्योरेटिकल, लेकिन जानते हैं उसमें कैसा इलेक्ट्रॉन्स होगा, पेयर्ड होगा। अब अनपेयर हो जाएगा तब तो कैंसिल होगा। बहुत सारा एलिमेंट ऐसा होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होगा कि अनपेयर्ड होगा, तो अनपेयर्ड होगा तब तो नेट जीरो नहीं होगा, तो जीरो नहीं होगा तो नेट एटॉमिक डायपोल अगर कुछ होगा तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी वहाँ पे होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड अगर होगा तो इस तरह का सब्सटेंस कहलाएगा पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। समझे, समझ गए कोई दिक्कत। अब हम लिखाने जा रहे हैं, यहाँ तक समझे ना। अभी और कुछ करेंगे तो पहले इतना लिखो, ठीक है, बुक से लिखना पड़ेगा। इसमें तो खैर खिचड़ी कर दिया है, ये देखो तो कैसे लिखा है, पढ़ोगे तो हम ये मेरे बताने के बाद पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा, ऐसे नहीं आएगा। हालांकि ये आज नहीं कल पढ़ेंगे, अभी बेसिक चीज़ है। बुक लेके आना दिखाना पड़ेगा इसमें तो है। मोबाइल देखते रहेगा 24 घंटा उसको मोबाइल डिस्चार्ज होता है। अभी हम सुबह देखिए, सुबह जो जाते बैठ चुके मोबाइल लेके आते मोबाइल, क्या करेगा बेटा। एक मिनट अभी एक दाढ़ी वाला कोई बूढ़ा बैठा था, क्या पता लेडी ऑस्कर के छोड़ दिया इट वाज सिलेक्टेड अमंग 29 including एनिमल भी बचा दिया। एनिमल तो 29 मूवी इंडिया से लिया गया, 29 उसमें सिर्फ एक में से लापता लेडीज एनिमल था, उसमें से ये नॉमिनेट हुआ उसके लिए। एक तो मेरा 5G ने करना लापता लेडीज, ऑस्कर जीत सकता है। क्या इंडिया ऑस्कर जीता है, इधर हाल फिलहाल में वो जीता था गाना नाटू नाटू। लिखो, बुक है नहीं, दूसरा बुक से लिखाते हैं। लिखो लिखो, एज मैटर इज मेड ऑफ एज मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स। जो हम बताए हैं वही लिखा रहे हैं, ठीक ना। इसको एक बार और अच्छा से पढ़ लेना। एज एटम इज मेड अप ऑफ एटम्स
and atom consist of electrons and atom consist of electrons which revolve in orbit. ठीक है, फुल स्टॉप. Hence due to movement of electrons, hence due to movement of electrons in orbit, it constitutes currents. It constitutes currents. ठीक है, मूव करेगा तो बता दिए हैं क्या जनरेट होगा, करंट. फुल स्टॉप. हैंस करंट इन ऑर्बिट, हैंस करंट इन ऑर्बिट. करंट जो फ्लो कर रहा है वो किस में है, ऑर्बिट में. ब्रैकेट में लिख लो, डेट इज इन क्लोज्ड पथ, डेट इज इन क्लोज्ड पथ और लूप. ये जो करंट हो जाएगा किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, क्लोज्ड पथ या लूप का. ब्रैकेट बंद. हैंस करंट इन ऑर्बिट लिखे ब्रैकेट के अंदर. इट कंस्टिट्यूट्स, बाहर में लिखो, इट कंस्टिट्यूट करंट कैरिंग लूप. तो इस तरह से अब देखा जा सकता है कि ये अब किसका एग्जाम्पल हो गया, करंट कैरिंग लूप का. नहीं, करंट कैरिंग लूप विच फॉर्म मैग्नेटिक डायपोल. करंट कैरिंग लूप है तो वो क्या फॉर्म करेगा, मैग्नेटिक डायपोल. फुल स्टॉप. hence it has magnetic moment. hence it has magnetic moment. मैग्नेटिक डायपोल जहाँ पे होगा तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा ही. hence it has magnetic moment. ब्रैकेट में लिख लेना m एरो. and m equals to m एरो इक्वल्स टू I इंटू a वेक्टर. चूँकि पढ़े हैं उसमें करंट कैरिंग वायर में I करंट इंटू a एरिया वेक्टर. क्रॉस नहीं, I क्रॉस कहाँ, I वेक्टर है जो. m इक्वल्स टू I, m एरो दो, a के ऊपर एरो दो, m वेक्टर है ना. और a पढ़ा है पिछले उस चैप्टर में नहीं पढ़ा है. m इक्वल्स टू I इंटू a और एक m होता है m इक्वल्स टू 2m. ठीक ना, वो किस में है, मैग्नेटिज्म में पढ़ा है. ठीक ना. डिनोटेड बाय, बगल में लिखो डिनोटेड बाय, ये साइन डिनोटेड बाय, ये सिंबल लिख दो. जिधर एरो हेड होगा उधर हो जाएगा n, ये वाला. ठीक है, ये पॉइंट वाइज है. ये पहला पॉइंट हो गया, स्टार मार्क दो या कुछ नंबर 1 दे दो. ये इतना सा स्टोरी हो गया एटम के अंदर. ठीक ना. फिर लिखो दूसरा पैराग्राफ चेंज करके. लिखो द नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, द नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ एन एटम, the net magnetic dipole moment of an atom is due to पहला मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए ऑर्बिट, जो कि हम बता चुके हैं. मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए ऑर्बिट. ठीक ना. किसी एटम का नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट किस पे डिपेंड करता है. पहला हो गया मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट में. दूसरा 2-3 फैक्टर होता है, लेकिन सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है इसी का. और दो का जो होता है ना वो बहुत कम होता है. दूसरा लेकिन जानना है चूँकि वो मॉडर्न फिजिक्स का पोर्शन है. दूसरा लिखो इज ड्यू टू मैग्नेटिक मोमेंट
इज ड्यू टू मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू स्पिन। तीसरा है नहीं, इसी में लिखो ना दूसरा। मैग्नेटिक मोमेंट ब्रैकेट में नहीं, बी नंबर डाल के, ए नंबर हुआ ना ड्यू टू, ए नंबर लिखा है मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट, बी नंबर इसी में, मतलब एक एटम का नेट मैग्नेटिक मोमेंट का रीजन कौन कौन है? पहला है तुम्हारा इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट में मूवमेंट, दूसरा है जो बी नंबर बोले हैं इज ड्यू टू मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू स्पिन। पूरा लिखो, इज ड्यू टू मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू स्पिन, ब्रैकेट में लिख लो एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। हाँ, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। थोड़ा सा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, चूंकि इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट में घूम रहा है वो स्पिन भी तो कर रहा है, कोई चीज़ स्पिन करेगा तो एंगुलर मोमेंटम होगा, तो वहाँ पे चार्ज ना कर रहा है, तो चार्ज जब घूमता है एंगुलर मोमेंटम ब्रैकेट बंद करके ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इसके बगल में फिर ब्रैकेट में लिख लेना वेरी लो, बहुत कम होता है, एंड सी नंबर लिखो। नहीं होगा, ये सब मॉडर्न फिजिक्स में, ये पढ़ना ही नहीं है, लेकिन रीजन बताया गया है कि एक एटम का नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्यों होता है, तो मेन जो है कंट्रीब्यूशन होता है किसका? जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में मूव करता है उसका होता है, ठीक ना। थोड़ा सा इसका भी होता है जो इलेक्ट्रॉन स्पिन करता है उसके कारण, लेकिन बहुत कम होता है, ठीक ना, नेग्लिजिबल। एक तीसरा एक और होता है, अब देखो एटम घूम रहा है, तो एटम में सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, एटम के न्यूक्लियस में क्या है? पॉजिटिव चार्ज है ना, तो पॉजिटिव चार्ज घूम रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज घूम रहा है मतलब चार्ज मूव कर रहा है, एक करंट वो भी तो जनरेट कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो उसका भी तो ये होगा डायपोल। तो तीसरा हो गया किसका? पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट क्या कहलाता है फिजिक्स में? करंट कहलाता है। तो न्यूक्लियस, अगर मान लो एटम घूम रहा है तो न्यूक्लियस भी उसके साथ ही घूमेगा, तो न्यूक्लियस घूमेगा तो न्यूक्लियस का मूवमेंट, पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट, वहाँ भी इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक ना। तो ये सब बात छिपा हुआ रहता है। तीसरा लिखो, सी ऑल्सो ड्यू टू मैग्नेटिक मोमेंट, ऑल्सो ड्यू टू मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ न्यूक्लियस, ये सब एनसीईआरटी में जिक्र किया है इसलिए हम जिक्र कर दिए हैं। ऑल्सो ड्यू टू मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ न्यूक्लियस, ब्रैकेट में लिख लेना न्यूक्लियस, ब्रैकेट में एज इट कंसिस्ट ऑफ चार्ज पार्टिकल, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर भी चार्ज पार्टिकल होता है, एज इट कंसिस्ट ऑफ चार्ज पार्टिकल, ब्रैकेट बंद, बाहर में लिख लेना बट वेरी स्मॉल, बट वेरी स्मॉल। तो कहने का मतलब एक एटम का नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट 3 चीज़ के कारण होता है। पहला, इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट में मूव करता है उसके कारण, दूसरा जो इलेक्ट्रॉन स्पिन करता है उसके एंगुलर मोमेंटम के कारण, और तीसरा जो एटम मूव करता है तो उसके साथ न्यूक्लियस मूव करता है, न्यूक्लियस में क्या होता है? चार्ज पार्टिकल, उसके कारण भी करंट डेवलप होता होगा। लेकिन 2 का जो लिखा है वो क्या होता है? वेरी लो। और ये 2 का जो पढ़ना रहता है, ये पढ़ना पड़ता है किस में? ये एटम के अंदर का चीज़ है, तो एटम के अंदर का चीज़ जो पढ़ा मॉडर्न फिजिक्स में हम जानवे करते हो कैसा है, आइंस्टीन से सीधा स्टार्ट होता है। तो इसमें ये हो सकता है नहीं, फैक्टर्स अफेक्टिंग नेट मैग्नेटिक डायपोल, हाँ ठीक ना। इसमें लेकिन मेन कंट्रीब्यूशन दोनों का लिखा है वेरी लो, तो मेन कंट्रीब्यूशन पहला नंबर का है। मतलब देखा जाए एक एटम का नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट में सबसे बड़ा भागीदारी किसका है? ऑर्बिट, ठीक ना, मैक्सिमम उसी का होता है। तो अब पैराग्राफ, हाँ ये एनसीईआरटी में है, पूछ सकता है 1 नंबर में, ठीक ना, कंपटीशन से में खूब पूछता है। हाँ, फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखो इसी में, हैंस ओवरऑल, ये पूरा लिखाने वाला चीज़ है, अब लिखाना ही पड़ेगा, फार्मूला कहीं डेरिवेशन है ये नहीं। हैंस ओवरऑल द मैग्नेटिक मोमेंट, हैंस ओवरऑल द मैग्नेटिक मोमेंट of an atom, hence overall the magnetic moment of an atom is due to the magnetic moment of an electron
magnetic moment of an electron revolving in an orbit, revolving in an orbit, full stop. It means net magnetic moment, it means net magnetic moment of atom, it means net magnetic moment of atom is due to all moment of electron revolve in their orbit, revolve in their orbit. कहने का मतलब मान लो एक एटम है, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 10 अलग अलग ऑर्बिट में घूम रहा है, तो एटम का अगर हम नेट मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे तो सारा इलेक्ट्रॉन का इंडिविजुअल मोमेंट निकाल के ऐड करना पड़ेगा, उसी में जिसका पेयर बनेगा कैंसिल हो जाएगा, जिसका अनपेयर रहेगा तो कुछ ना कुछ नेट निकल जाएगा, निकालना नहीं पड़ेगा, नेट निकालना। अभी बहुत चीज़ पढ़ना है, ये कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, ये है यहाँ तक, ठीक ना, ये बताया जा रहा है, बहुत अंदर का बात बताया जा रहा है, ठीक ना, समझे। तो वही हम यहाँ पे लिखा है कि अगर एक एटम का नेट मैग्नेटिक मोमेंट रिप्रेजेंट करता है, जितना भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है वो सब के मोमेंट का रिजल्टेंट के इक्वल, ठीक ना, कोई दिक्कत। कंक्लूजन पे पहुँचेंगे अब। फिर लिखो नेक्स्ट पॉइंट, डायमैग्नेटिक मैटर, डायमैग्नेटिक मैटर, हाँ उसी में अलग पैराग्राफ चेंज करके नेक्स्ट पॉइंट दे दो, ठीक ना। यहाँ तक कंक्लूजन हो गया कि मैटर, यहाँ तक पता चल गया कि किसी भी एटम का मैटर जो मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा वो सारा इलेक्ट्रॉन्स का मैग्नेटिक मोमेंट का क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। तो अब उसी में डायमैग्नेटिक मैटर लिखो, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पेयर gets cancelled in some matter, full stop. Hence net magnetic moment कितना, 0, hence net magnetic moment 0, full stop. Such substance are called diamagnetic substance. इस तरह का जितना भी सब्सटेंस होगा वो क्या कहलाएगा, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक ना, जिसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट किसी भी एटम का कितना होगा, 0 होगा। अब एक मान लो सैंपल में 100 एटम है तो सब इंडिविजुअल एटम का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, 0 0 0 0, ठीक है, समझा। नेक्स्ट लिखो फेरोमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक, FeRO दोनों अलग अलग है, बाद में पता कैसे चलेगा वो बाद में। FeRO MAGNETIC, फेरो पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक, हाँ पैरामैग्नेटिक लिख लोगे ना, PARAMAGNETIC, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस या मैटर जो लिखना है लिखो ना। लिखो पैराग्राफ मतलब उसी में नीचे, इफ द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स if the magnetic moments of electrons in pair do not gets cancelled
do not gets cancelled hence it has some magnetic dipole, hence it has some magnetic dipole. ब्रैकेट में लिख लो ऑल्सो कॉल्ड एटॉमिक डायपोल। मैग्नेटिक डायपोल को चूँकि एटम का है, ऑल्सो कॉल्ड एटॉमिक डायपोल। फुल स्टॉप। लिखो दिस सब्सटेंस आर कॉल्ड पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। These substances are called paramagnetic or ferromagnetic. फुल स्टॉप। उसके बाद लिखो एक्चुअली दिस सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ, हाँ दिस सब्सटेंस मतलब पारा या फेरो जो भी होगा, दिस सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स, कंसिस्ट ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स। इस तरह का जितना भी सब्सटेंस होगा उसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स ज़रूर होगा, तभी ना वो मैग्नेटिक डायपोल्स अगर पेयर में कराते जा रहे हैं, एक समय होगा कि पेयर बनेगा ही नहीं, कैंसिल नहीं हो पाएगा, समझे। पिछला वाला में पेयर इलेक्ट्रॉन्स नहीं लिखा है, उसमें पेयर्ड दोनों में लिखा है, इसी में लिखा है। उसमें लिखा है पेयर्ड में कैंसिल कर गया, इसमें लिखा है पेयर्ड में बना रहे हैं, इसमें लिखा है पेयर्ड में बना रहे हैं लेकिन कैंसिल नहीं कर पाया, मतलब लास्ट में हो सकता है पेयर नहीं बना होगा तो कैंसिल नहीं हुआ होगा, समझे। कोई दिक्कत, ठीक है। अब ये पता चल गया कि जितना भी मतलब सब्सटेंस होगा, अगर किसी में मैग्नेटिक डायपोल है ही नहीं, नेट मैग्नेटिक डायपोल, तो वो क्या कहलाएगा, डायमैग्नेटिक कहलाएगा। अगर कोई भी सब्सटेंस हमारे आसपास है, किसी भी तरह का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा है, मतलब उसमें मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है ही नहीं, मतलब उसमें हाँ वो मतलब उसमें जो एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रहा होगा वो कैसा रहा होगा, अनपेयर की पेयर, डायमैग्नेटिक में पेयर में रहेगा तब ना, एक का ऊपर एक का नीचे, दोनों का डायपोल अलग अलग डायरेक्शन में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, कैंसिल। फिर दूसरे सेल का पेयर में बन जाएगा तो सब दूसरे सेल का भी कैंसिल, ठीक ना। तो मतलब अब हमको डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में गप अभी नहीं करना है। अब आ गया कौन, फेरो और पारा, ठीक ना। तो फेरो और पारा सब्सटेंस रहेगा तो उसमें भर भर के क्या रहेगा, डायपोल रहेगा, ठीक ना। तो अब देखो पढ़ना है इसको, फिर से अब बता रहे हैं, देखो। तो अब जो हम स्टार्ट करेंगे, फिर इतना दूर तक समझ में आ गया। तो अब हम सैंपल लेंगे, तो सैंपल में बहुत सारा एटम्स होगा, मतलब तो कहीं से मान लो एक मुट्ठी हम चावल उठा लिए तो उसमें बहुत सारा दाना होगा चावल का, नहीं। तो उसी तरह से अगर हम मान लो एक सैंपल लेते हैं एक मटेरियल का जिसमें एटॉमिक डायपोल है, तो एटॉमिक डायपोल है तो ऑटोमेटिकली वो डायमैग्नेटिक होगा, पारा होगा कि फेरो होगा, क्या होगा, डाय तो होगा नहीं, क्योंकि डाय में एटॉमिक डायपोल होता ही नहीं है, ठीक ना। तो अगर सैंपल ले रहे हैं और एटॉमिक डायपोल है, या तो पैरा या फेरो होगा, ठीक ना। तब उसका डायपोल, एटॉमिक डायपोल जो होगा, जो हम सैंपल लेने जा रहे हैं, तो किस तरह उसका अरेंजमेंट होगा, ठीक ना। देखो ए सैंपल ऑफ मैटर हैविंग एटॉमिक डायपोल। सैंपल हम कहीं से उठा के लाए हैं, मान लो एक कंटेनर में रखे हैं, किसी भी चीज़ में रखे हैं, तो अब उसमें हम एटम नहीं दिखाएंगे, सिर्फ हमको पता है कि जो भी एटम है उसके पास क्या है, एटॉमिक डायपोल है, ठीक ना। तो एटॉमिक डायपोल को अभी हम बता चुके हैं, रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे नहीं,
देखो सिंपल ऑफ मैटर में तो ये जो हम सैंपल ले रहे हैं, हमको पता है इसके अंदर एटम्स है, लेकिन एटम्स तो हमको पढ़ना ही नहीं, अब हमको पढ़ना है सब्सटेंस जिसके पास क्या है, एटॉमिक डायपोल। तो एक सैंपल हम लिए हैं, मतलब हो सकता है इसमें बहुत सारा, क्योंकि एटॉमिक पार्टिकल्स है, थोड़ा सा भी लेंगे तो उसमें उसका नंबर्स क्या होगा, बहुत होगा, तो बहुत सारा डायपोल्स होगा, वो रेंडमली अरेंज होगा। क्या होगा? रेंडमली अरेंज होगा, ठीक ना, कोई दिक्कत? रेंडमली अरेंज होगा। तो अगर हम मान लो अब हम इसी में से, ये हम मान लो 1 लीटर का एक कंटेनर लिए, उसमें सैंपल ले लिए, अब उसी में से मान लो हम इतना सा, फिर इतना सा वॉल्यूम हम ले लिए, एक छोटा सा वॉल्यूम। तो ये वॉल्यूम के अंदर, ये वॉल्यूम को हम यहाँ बना रहे हैं, ये वॉल्यूम के अंदर जो ये डायपोल दिख रहा है, फिर से तो ये वॉल्यूम के अंदर, ठीक ना, ऐसा ऐसा बहुत सारा वॉल्यूम ले सकते हैं, छोटा छोटा। तो ये वॉल्यूम के अंदर भी क्या होगा, बहुत सारा डायपोल होगा, ठीक ना। तो इस वॉल्यूम के अंदर पूछा जाए नेट डायपोल क्या होगा? नेट डायपोल रहेगा सर कुछ? इस वॉल्यूम के अंदर नेट डायपोल क्या होगा? रहेगा? नहीं होगा, जीरो होगा। कैसे होगा? क्योंकि डायमैग्नेटिक, देखो बता देते हैं, लॉजिक देखो, तुमको पता है हर प्लेनेट एक दूसरे को क्या करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट करता है, ठीक ना। लेकिन इस चौक को छोड़ देंगे तो यहाँ रहेगा, एयर में नहीं रहेगा, क्योंकि अर्थ अपने ग्रेविटी के कारण इसको नीचे खींचेगा। तो उसी तरह से हर चीज़ एक दूसरे को, यूनिवर्स में हर प्लेनेट जो कि बहुत बड़ा बड़ा होता है, एक दूसरे को क्या करता है, एक दूसरे की तरफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्ट करता है। लेकिन कोई किसी पर गिरता है? नहीं गिरता है। और कितना यूनिवर्स में, मतलब ये हेवनली बॉडीज है, 1 2 या इन्फिनाइट, सब बैलेंस्ड है, क्या है, सब जिधर मन उधर घूम रहा है, सबका पथ रेंडम है, ठीक ना। तो एक तरह से देखा जाए कि नेट जो फोर्स होगा एक दूसरे पे, सब एक दूसरे पे लग रहा है, वो कितना होगा, जीरो होगा। क्योंकि नेट फोर्स अगर कुछ हो जाएगा तो सब उधरे चला जाएगा ना। तो यहाँ पर भी वही हाल है, यूनिवर्स वाला हाल है। ये अंदर में ले लिए, देखो ये इसको मारने वाला कहीं को होगा, देखो इसको मारने वाला दूर में यहाँ है, मार देगा। इसको मारने वाला कहीं कहीं होगा, बलाएँ कम है, तो इसको मारने के लिए कहीं ना कहीं इसमें, चूँकि बहुत पार्टिकल है ना, हर एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। जैसे याद है ना, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं तो सब ड्रिफ्ट करने लगता है, ऐसे नहीं तो अपना मस्ती करते रहता है, मूव वैसे भी करता है, लेकिन वो यूनिडायरेक्शनल नहीं होता है, ठीक ना। लेकिन जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, सब बोलता है चलो करंट लेके चलना है। यहाँ भी वही है, सबके पास डायपोल है, लेकिन काम का ओवरऑल डायपोल कितना हो जाएगा, जीरो। तो कंक्लूजन ये निकला कि किसी भी सैंपल में अगर हम एटॉमिक डायपोल लेते हैं तो उसके एक छोटे से वॉल्यूम में जितना डायपोल होगा एटॉमिक, उसका नेट डायपोल कितना, जीरो। ये भी तो एक वॉल्यूम ही है। हाँ, ये वॉल्यूम के अंदर वॉल्यूम है, छोटा सा, ये बहुत बड़ा वॉल्यूम है। ये जीरो तो हो सकता है किस में? पूरे बड़े वाले। नहीं, उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है, ठीक ना, समझ रहे हो ना, उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है। मतलब इसके अंदर अगर छोटा छोटा वॉल्यूम लेंगे तो इस वॉल्यूम के अंदर बहुत सारा डायपोल्स होगा। हर डायपोल मतलब हर एटम एक दूसरे के डायपोल को क्या करेगा, कैंसिल कर देगा। तो ओवरऑल नेट डायपोल कितना, जीरो, ठीक ना। इसमें देखो ज़्यादा चीज़ इसलिए नहीं बता सकते हैं कि ये सब मॉडर्न फिजिक्स का चीज़ है, ठीक ना। तो जितना बुक में बताएगा उतना हम एक्सप्लेन करके लॉजिकली बता रहे हैं। बहुत चीज़ समझ जाओगे, बहुत चीज़ का आंसर नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, सब तो इधर उधर घूम रहा है। अब हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा देंगे। क्या लगा देंगे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। हमको पता है ये या तो पैरामैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक होगा। अब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कैसे लगा सकते हैं, इसको मान लो सोलेनोइड के अंदर रख दिए, ठीक ना, या इसके अंदर ऊपर से नीचे से बहुत सारा तार स्ट्रेट करके करंट बहा दिए, बहुत सारा सोर्स है। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अगर लगा दिए, ठीक ना, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई डायपोल रखा हुआ है तो पढ़ाएं पिछले चैप्टर में, अब क्या देखने को मिलेगा बताओ। एक्सटर्नल
एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में किसी डायपोल को रखा जाए तो वहाँ पे कौन सा फेनोमेनन देखने को मिलेगा? अरे टॉर्क देखने को नहीं मिलेगा, हैं? ठीक ना। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड देखो इधर से इधर लगाए हैं, सब जा रहा है। अब इसके अंदर टॉर्क, मैग्नेटिक टॉर्क, तो सब डायपोल पता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में उस तरफ डायपोल के डायरेक्शन में अलाइन होना चाहता है, नहीं चाहता है? पढ़ाए हैं। अरे फोर्स एक ठो के ऊपर लग रहा है, एक ठो के नीचे लग रहा है, ऐसे घूमेगा। और ये डायपोल मतलब हर डायपोल जो है वो चाहता है हम किसके डायरेक्शन में अलाइन हो जाए। तो अब जैसे ही एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे तो इस सैंपल के अंदर जितना भी क्या है डायपोल है सब मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, देख लो। एक आध ठो इधर उधर रहेगा, सब तो नहीं हो पाएगा लेकिन मैक्सिमम 90%, 99% इधर हो जाएगा। ठीक है। अब देखो, अब सब मैग्नेटिक डायपोल एक डायरेक्शन में, तो इसके पहले सब एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर रहा था? कैंसिल कर रहा था। तो इसके अंदर का नेट डायपोल कितना? 0। अब तो सब एक डायरेक्शन में हो गया, अब नेट डायपोल होगा। तो नेट डायपोल अगर होगा तो ये सब्सटेंस क्या शो करेगा? मैग्नेटिक फील्ड अपना जनरेट करेगा। अरे सब डायपोल हो गया, मैग्नेटिक डायपोल हो जहाँ पे है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है। ये सारा डायपोल इधर उधर एक दूसरे को इफेक्ट को, मतलब नेट डायपोल 0 था। हालांकि सब एटम के पास डायपोल था लेकिन नेट डायपोल सैंपल के पास कितना था? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाए, सब डायपोल अलाइन हो गया। क्या हो गया? अलाइन हो गया। किसके डायरेक्शन में? मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो ये सब डायपोल एक डायरेक्शन में हो गया। अब नेट डायपोल होगा, तो नेट डायपोल होगा तो नेट मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर होगा। तो डायमैग्नेटिक नहीं होगा। डायमैग्नेटिक ने मतलब मैग्नेटिज्म बढ़ गया। क्या हो गया? बढ़ गया। नहीं तो ये बोलो, अब जो ये इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये बाहर जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उससे ज़्यादा होगा या कम होगा? ज़्यादा होगा। कैसे? कौन सा? अंदर जो मैग्नेटिक? हाँ, मतलब ये जो हम, मेरा ध्यान से सुनो बात। हम अभी इसके अंदर सैंपल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड था? नहीं था, क्योंकि नेट डायपोल ही नहीं, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से होगा? नहीं होगा। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किए, सारा डायपोल अलाइन हो गया। सारा डायपोल अलाइन हो गया तो मतलब अब नेट डायपोल है, तो नेट डायपोल है तो मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। तो अब अगर हम पूछे इस सैंपल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से ज़्यादा है या कम है या इक्वल है? कम है। बाहर वाला ज़्यादा स्ट्रांग होगा। बाहर वाला ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, अंदर वाला कम होगा। नहीं, तुम बोलो कुछ, अपना राय दो। क्योंकि उसके वजह देखो एक रीजन बताते हैं। अभी भागलपुर में वो है, गंगा जी में पहले पानी बह रहा था, अभी फ्लड आ गया तो सब बाहर का नदी का भी पानी गंगे जी में चला गया। तो गंगा जी का पानी अब पहले से ज़्यादा है कम है? तो बाहर वाला भी पानी गंगे जी का निकालाएगा। अभी जो सवौर के रोड पे पानी चल रहा है वो बोलेंगे सवौर का पानी गंगा जी का पानी है। तो इसका डायपोल है, इसका जो तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ऐसे होगा। बाहर वाला भी तो इसी में मर्ज हो गया। नहीं, ये तो दूसरे नदी का पानी भी इसी में मिल गया। इक्वल नहीं होगा, बढ़ ना गया। इसका तो अपना खुद जनरेट हो गया। बाहर वाला भी लाइन तो इसी से नहीं हो, समझे? ये बुक में समझाता है, बहुत समझ में नहीं आता है। गंगा जी शांत था, पानी नहीं था, बाहर से पानी भर रहा था तो बाहर का पानी था, लेकिन इसमें फ्लड आ गया तो बाहर का भी पानी को अपने अंदर ले लिया। तो अब पूछा जाए कि इसके अंदर का नेट मैग्नेटिक फील्ड बाहर से क्या है? ज़्यादा है कि कम है? बहुत ज़्यादा है। नहीं है, पहले बाहर का भी तो ये इसी में मर्ज हो गया है। ठीक ना। अभी जितना नदी का पानी सब किस में जा रहा है? गंगा जी में जा रहा है। तो सब पानी बोलेंगे किसका है? गंगा का है। ठीक ना। तो एक्सटर्नल वाटर भी किसका है? गंगा का है। तो पूछेंगे गंगा का पानी बढ़ा कि घटा? बढ़ गया। तो इसके अंदर का मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया? बढ़ गया। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला कि किसी सैंपल में जिसमें क्या है बहुत सारा, सब लिखाएंगे, सब है तभी समझोगे पूरा कि पारा कब होगा, फेरो कब होगा। किसी सैंपल में बहुत सारा क्या है? एटॉमिक डायपोल है, कोई आसपास एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। तो सैंपल का नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना? 0। जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो ये सारा डायपोल अलाइन हो जाएगा। किसके डायरेक्शन में? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हो जाएगा। नाउ नेट डायपोल
बिकम्स नॉट इक्वल्स टू 0, नहीं होगा। अब नेट डायपोल 0 नहीं होगा तो डायपोल है कुछ ना कुछ, और डायपोल है तो मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो इसका अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो इसका अपना मैग्नेटिक फील्ड जो अब यहाँ पे डेवलप हुआ, क्या वो मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से ज़्यादा है, कम है, बराबर है? ज़्यादा है। कोई दिक्कत? तो ज़्यादा है तो अब इसके पास बहुत बड़ा मैग्नेटिक फील्ड है, तब ये किस में कन्वर्ट हो गया है? एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट में। कोई दिक्कत? समझे? ठीक ना? ठीक है, इसको कल लिखाएंगे, इतना दूर समझ गए हो ना? कल लिखाएंगे, कल ही पढ़ाएंगे मैग्नेटिक इंटेंसिटी और क्या क्या है, कल सब पढ़ा देंगे। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, और है और क्या है, एक कांस्टेंट है हिस्टेरेसिस, हाँ सब पढ़ा देंगे कल। ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, रहने दो, ठीक है। लेकिन इतना चीज़ जो बताएं याद रखना कल, ठीक ना? तभी पता चल जाएगा कि हाँ इसमें देखो ये हो रहा है, तो पारा कब होगा, फेरो कब होगा। क्योंकि एटॉमिक डायपोल तो दोनों में होगा, लेकिन कब पारा होगा, कब फेरो होगा, ठीक है। और डायमैग्नेट की तो पहले निकल गया बाहर, उसके पास क्या नहीं होगा, डायमैग्नेटिक के पास क्या नहीं होगा, हाँ नहीं होगा, 0 होगा, ठीक ना।